इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपको दिखाएंगे कैसे होगा ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण समारोह। चुनाव नतीजों के बाद हिंसा की आग में जल रहे बंगाल के लिए बीजेपी का क्या है प्लान। साथ ही आपको देश का कंप्लीट कोरोना अपडेट भी देंगे और बताएंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों जताई नाराजगी। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी आज सुबह 10:45 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। लगातार तीसरी बार राज्य की कमान संभालने जा रही ममता के शपथ ग्रहण समारोह में कोविड-19 संकट के चलते कुछ ही लोग मौजूद रहेंगे। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह को छोटा ही रखा गया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम 55 मिनट का होगा। ममता बनर्जी सुबह 10:25 पर कालीघाट के अपने घर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए रवाना होंगी। उनके साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिन जिन लोगों को न्योता दिया गया है उनमें बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली, टीएमसी के महासचिव पार्थ चैटर्जी भी शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी के नेता मनोज टिग्गा, कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान, प्रदीप भट्टाचार्य, अधीर रंजन चौधरी को भी आमंत्रित किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी 292 में से 213 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। बीजेपी को 77 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दूसरे दिन भी बंगाल दौरे पर हैं। कल जेपी नड्डा हिंसा पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और आज भी सुबह 10 बजे नॉर्थ 24 परगना के हिंसा पीड़ित परिवार से मिलेंगे। शाम 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष पार्टी के सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद राजारहाट के होटल वेस्टर्न में जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बंगाल में हिंसा की वारदातों के खिलाफ आज बीजेपी ने देशव्यापी धरना प्रदर्शन का आयोजन भी किया है। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य का। मनीष, कल भी जेपी नड्डा ने जो हिंसा पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके परिवारों से मुलाकात की। आज उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कहां कहां वो जाएंगे? देखिए, फिलहाल जेपी नड्डा आज कोलकाता में ही धरना देंगे और जैसे कि कल तमाम कार्यकर्ता जो घायल हो गए थे उनके घर पर जाकर उन्होंने मुलाकात की थी। पूरे देश भर में बीजेपी ये कैंपेन कर रही है जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है और उसी को लेकर जेपी नड्डा खुद बंगाल में रहेंगे। ये वाकई में बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जैसे ही टीएमसी बड़े मैंडेट के साथ आई उसके बाद बहुत ज़्यादा हिंसा शुरू हुई और आज एक तरफ ममता बनर्जी राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगी, वहीं दूसरी तरफ बंगाल जिस तरीके से जल रहा है उस हिंसा के खिलाफ जेपी नड्डा कलकत्ता में धरना देंगे। तमाम अलग अलग जगह पर इनके विरोध प्रदर्शन होंगे। पूरा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है। सबसे ज़्यादा जयपुर के उत्तर 24 परगना, कोलकाता के उत्तर 24 परगना और साथ ही साथ अन्य इलाकों में ये धरना प्रदर्शन होगा और जेपी नड्डा इसकी कमान संभाल रहे हैं, लिहाजा सबसे पहले कलकत्ता में रहेंगे। उसके बाद एक प्रेस ब्रीफ करेंगे जहाँ पर पत्रकारों से मुखातिब होंगे और उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन कोलकाता ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में पूरा अलग अलग जगहों पर जारी रहेगा। देशव्यापी आंदोलन का ऐलान जेपी नड्डा ने किया है और आज आप बता रहे हैं कि कोलकाता में वो बैठे रहेंगे। बंगाल की चुनावी हिंसा देश भर में सुर्खियां बटोर रही है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का तीसरी बार शपथ ग्रहण भी। मनीष, इसे लेकर क्या अपडेट्स हैं? कब तक कार्यक्रम शुरू होगा? कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल पूरा सिलसिलेवार में आपको कार्यक्रम बताता हूँ। सबसे पहले सुबह ममता बनर्जी कालीघाट जाएंगी, जो कि हमेशा से ही जब वो कोई भी नया काम करती हैं तो सबसे पहले कालीघाट जाती हैं, पूजा करती हैं और उसके बाद वहाँ से शुरुआत होती है। 10:25 पर वो मंदिर जाएंगी। 10:45 पर राजभवन के टाउन हॉल में यह कार्यक्रम होना है। बेहद छोटा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें तमाम लोगों को बुलाया गया है। विमान घोष हैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं, सौरभ गांगुली हैं, दिलीप घोष हैं, अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे रहेंगे, प्रशांत किशोर मौजूद रहेंगे और उसके बाद जब यह कार्यक्रम खत्म होगा तो सीधे वो नबन्ना की तरफ जाएंगे जो सचिवालय है जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर ममता बनर्जी को दिया जाएगा और तमाम लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। और एक बात खास मैं आपको बताना चाहता हूं ज्योति, जैसे ही सरकार में ममता बनर्जी आई हैं और उसके बाद इन्होंने अपने चहेतों को तोहफा देना शुरू कर दिया है। फिरहाद हाकिम जो कि पूर्व मेयर थे उन्होंने फिर से कलकत्ता नगर निगम बोर्ड को एक बार रिव्यू किया है और पूरा चेयरमैन की जो भूमिका थी फिर से फिरहाद हाकिम को सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर अब ये तैयारी ममता बनर्जी ने कर ली है और शपथ ग्रहण के बाद नबन्ना में एक बड़ी मीटिंग करेंगी जहां पर तमाम अधिकारियों को संबोधित करेंगी। तो तीसरी बार आज पश्चिम बंगाल की कमान संभालने वाली है ममता बनर्जी। अपडेट्स लगातार मनीष लेते रहेंगे। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना फ्रंट पर आज अच्छी खबर नहीं है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के केसेस और मरने वालों की तादाद दोनों में इजाफा हुआ है।
सोमवार को जब 4 लाख से ऊपर कोरोना के केसेस आए तो चिंता बढ़ गई थी, लेकिन कल यानी मंगलवार को अचानक से केसेस में गिरावट आई। 3,57,000 पॉजिटिव लोग पाए गए थे तो राहत की सांस ली, लेकिन आज फिर कोरोना के केसेस में उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केसेस की बात करें तो 3,82,000 से ज्यादा रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई। इस दौरान कल के मुकाबले आज मरने वालों की तादाद भी ज्यादा रही। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस ने 3,783 लोगों की जान ले ली और इसी तरह 24 घंटे में रिकवर होने वालों का रेशियो कम हुआ है, जो इस वक्त करीब 3,58,000 है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिकारियों को आज कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा है। कल हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि किसी भी कीमत पर दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जवाब में ना सुनना ही नहीं है। केंद्र सरकार फौरन 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था करे। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,953 केसेस सामने आए हैं, वहीं 338 लोगों की मौत हुई है। कुल 90,419 एक्टिव केसेस इस वक्त बने हुए हैं। तो उधर दिल्ली के एलजी ने कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए पुलिस कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर को निर्देश दिया है कि रोजाना हालात की समीक्षा करें और हर दिन शाम 7 बजे उन्हें पूरी रिपोर्ट सौंपी जाए। अब बता दें आपको कि दिल्ली में पिछले 2 दिनों से 18 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। सरकारी स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। लोग कोविन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कर पहुंच रहे हैं। हालांकि स्लॉट्स मिलने में लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है। और दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी कोविड क्राइसिस पर लेकिन सुनवाई जारी रहेगी। कल केंद्र के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया था दिल्ली हाईकोर्ट ने। गोनिका, आज क्या कुछ मामलों पर सुनवाई होगी, क्योंकि कल हाईकोर्ट ने ये साफ कह दिया केंद्र को कि हमें जवाब में ना सुनना ही नहीं है। 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे हो पाएगी, क्या कुछ व्यवस्था है, इसकी डिटेल्स क्या आज केंद्र सौंप पाएगी कोर्ट को? देखिए, कोर्ट की तरफ से कड़ा रुख इसलिए अपनाया गया क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दोनों की तरफ से आदेश दिया गया था कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो ऑक्सीजन उन्हें मुहैया करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बाकायदा लिखा गया है कि दिल्ली का जो कोटा है उस कोटा को 3 मई की मध्यरात्रि तक पूरा किया जाए, लेकिन आज 5 तारीख हो गई है, अब तक दिल्ली को ऑक्सीजन का वो कोटा नहीं मिला है। कल भी जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब भी दिल्ली को जो पहले का तय कोटा था यानी कि 590 मीट्रिक टन, वो तक एक दिन भी नहीं मिल पाया था और इसीलिए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये जवाब दिया जा रहा है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, जितना हो सका हमारी क्षमता में है हम वो कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि हम आपसे ना सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करवाना। हाईकोर्ट भी वही करवाएगा और इसीलिए कोर्ट का ये कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कीजिए और इसीलिए कल केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया कि अवमानना के तहत कार्रवाई क्यों ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट का आदेश है, तो आखिर उसको केंद्र सरकार मान क्यों नहीं रही है? क्योंकि बार बार दिल्ली सरकार कोर्ट में यही कह रही है कि जो उनका तय कोटा है उस तय कोटा की भी ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल रही है और अगले कुछ दिनों में ये जो जरूरत है वो 900 से 1,000 मीट्रिक टन तक बढ़ सकती है। ऐसे में अगर अभी 700 या फिर 600 मीट्रिक टन नहीं मिल पा रहा है तो अगले कुछ दिनों में दिल्ली में स्थिति कैसी होगी? बिल्कुल, और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए केंद्र के तमाम अधिकारियों को भी आज हाईकोर्ट ने तलब किया है। नजर बनाए रखिएगा, गोनिका अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर मुंबई से, जहां से आज एक बार फिर कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने की खबर आ रही है। बीएमसी आज से एक बार फिर अलग अलग केंद्रों पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू करने वाला है। बीती रात वैक्सीन की 1 लाख डोज मुंबई पहुंचने के बाद बीएमसी एक्शन में है। आज दोपहर 12 बजे से मुंबई में 45 प्लस के साथ साथ 18 प्लस के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू होगा। ये पहली बार होगा जब मुंबई में 18 प्लस वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए मुंबई के 5 अलग अलग केंद्रों पर वैक्सीनेशन के इंतजाम किए गए हैं। पिछले 5 दिनों से वैक्सीन की कमी की वजह से 45 प्लस के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन को रोकना पड़ा था, लेकिन आज से 45 प्लस और 18 प्लस दोनों के लिए वैक्सीन शुरू कर दिया जाएगा। और खास बात यह है कि वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के लिए अलग अलग लाइनें लगी रहेंगी। साथ ही 18 से 44 साल के उन लोगों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी जिन्होंने कोविन ऐप के रजिस्ट्रेशन के बाद मिले अपॉइंटमेंट से जो यहां पहुंचे हैं। अगर कल पूछते तो कल 25 से 50 हजार के ऊपर हमारे पास वाइल्स नहीं थी, इसलिए कई सेंटर्स पे हमारे सेशंस रुक गए थे। अभी रात को 9 लाख वाइल्स आए हैं, तो अभी ये और 2-3 दिन चल सकता है। जितना जल्दी वाइल्स आ सकते हैं उतना हम गति से 45 के आगे की उम्र के लोगों का
वैक्सीनेशन कर पाएंगे। रुक करेंगे हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य का, जो हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये बड़ी राहत भरी खबर है। रोज हम लाइनें दिखा रहे थे किस तरह से मुंबई में अलग अलग केंद्रों के बाहर बुजुर्ग हो या फिर यंगस्टर्स हो, लंबी लाइन लगाकर खड़े थे वैक्सीनेशन में उनकी बारी आने का, लेकिन वैक्सीन ही नहीं थी। अब 1 लाख डोज आ जाने के बाद आज क्या तैयारियां हैं? देखिए, आज एक राहत की उम्मीद है। कई सारे सेंटर्स जो बंद हो गए थे वहां पर दोबारा टीकाकरण का काम शुरू हुआ है, तो अब वैक्सीन की शॉर्टेज आज तो कम से कम मुंबई में कहीं नहीं होगी। बस अब सवाल ये है कि इसका मैनेजमेंट बीएमसी किस तरह से करती है, क्योंकि बड़ी संख्या में बुजुर्ग घंटों तक धूप में खड़े रहते हैं और 2-2 से 4-4 घंटे लग जाते हैं उनका नंबर आने में। तो ये जो तकलीफें होती है, जो लोग टीका लगाने आते हैं, खास तौर पर बुजुर्गों की, उनको लेकर क्या इंतजाम किए जाएंगे। इस समय जिस जगह मैं खड़ा हूँ, बीकेसी का सेंटर है, यहाँ पर व्यवस्था ज़रूर अच्छी है क्योंकि ये बड़ा है, प्रीमाइसिस है, लेकिन इसके अलावा मुंबई के जो अन्य सेंटर्स है वहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में घंटों तक उन्हें कतार में खड़े रहना पड़ता है। तो उस असुविधा को रोकना बीएमसी की जिम्मेदारी है और इसीलिए बीएमसी ने कल की घटना से शायद सबक लेते हुए कुछ एक बदलाव ज़रूर किए हैं। लेकिन सिर्फ मुंबई की बात नहीं, आपको पता मुंबई के आसपास के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी टीकाकरण का काम हो रहा है, वहाँ पर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है और इसी असुविधा को रोकना बहुत बड़ा चैलेंज होगा तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लोगों ने राहत सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि 5 दिन हो गए थे सेकेंड डोज 45+ वालों को नहीं मिल रहा था। 18+ के रोजाना सिर्फ 2500, मुंबई की अगर मैं बात करूं 2500 18+ लोगों को जो है रोजाना टीके मिल रहे हैं। इस संख्या को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। पिछले 5 दिनों में अब तक सिर्फ 1 लाख लोगों को जो है 18+ के लोग हैं उन्हें ही टीका लग पाया है, जबकि आबादी 5,71,00,000 की है 18+ के कैटेगरी की। तो ऐसे में उसकी जो गति है वो बढ़ाने का चैलेंज अब बीएमसी के सामने है, महाराष्ट्र सरकार के सामने है। सरकार की तरफ से दलील ज़रूर दी जा रही है कि वो रोज़ाना 8 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर सकते हैं, लेकिन इतना स्टॉक उनके पास रोज़ाना आना चाहिए। और जो आज नया स्टॉक आया है करीब 9 लाख से ज़्यादा डोजेस मिले, ये कम से कम अगले 72 घंटे चल सकते हैं। फ्रेश स्टॉक आने के बाद स्पीड को और बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल, उम्मीद यही करेंगे कि स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो जाए, उससे पहले ही रिफिल कर लिया जाए, ताकि अब तक की जो तस्वीरें आ रही थी धूप में भूखे प्यासे खड़े, खासतौर पर जैसा आपने भी जिक्र किया बुजुर्गों की, वो तस्वीर भुलाए नहीं भूल पाते, जिन्हें वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर तो आ रहे थे लेकिन और ज्यादा दुख का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि आज आपके पीछे तस्वीरों में दिख रहा है कि व्यवस्थाएं भी पहले से थोड़ी बेहतर हैं और उम्मीद यही करते हैं कि बाकी केंद्रों पर भी ऐसी व्यवस्थाएं हो। शुक्रिया दिनेश पूरे अपडेट के लिए। मुंबई को 1 लाख वैक्सीन के डोजेस मिल चुके हैं, लेकिन इसके बाद फिर वैक्सीनेशन अभियान में तेजी भी आई। आज मुंबई में 18+ और 45+ दोनों कैटेगरी के लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिसके चलते वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ भी काफी देखने को मिल रही है और कोरोना प्रोटोकॉल्स भी टूट रहे हैं। बीकेसी के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर से दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट देखिए। मुंबई के बीकेसी कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सुबह से ही बड़ी संख्या में आम लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बीएमसी के इंतज़ाम काफ़ी ज़्यादा खराब नज़र आ रहे हैं, मिसमैनेजमेंट नज़र आ रहा है। देखिए मुख्य गेट है, उस मुख्य गेट को बंद किया गया है। यहाँ पर एक एक कर जिनको अपॉइंटमेंट दिया गया है उन्हें छोड़ा जा रहा है। बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी लंबे समय से वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लोग देखिए किस तरह से परेशान हैं, गुजारिश कर रहे हैं बीएमसी के सुरक्षा अधिकारियों से कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। वहाँ पर आप मुख्य गेट पर देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है एक दूसरे को धक्का देकर लोग जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बीएमसी का कहना है कि आज चूंकि भीड़ को टालने के लिए 2 कैटेगरीज में जो है पूरे टीकाकरण अभियान को आज तय किया गया है। पहली कैटेगरी 18+ लोगों की है, जिन्हें सुबह 9 से 5 के बीच में टीका दिया जाएगा। इसके अलावा 45+ कैटेगरी के लोगों को जो है वो दोपहर 12 से 5 के बीच में टीका दिया जाएगा। हमारे साथ सीनियर सिटीजन है जो काफ़ी समय से यहाँ पर आए, उनसे बात करते। सर, आप कब से यहाँ पर आए, क्या कह रहे हैं ये लोग? ये तो आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं। देखो ये लाइन का हालत ये है, ये क्या होगा? ये मैनेजमेंट है क्या? ये क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं हम खुद उसको प्रोत्साहित करते हैं। महाराष्ट्र से अगली बड़ी खबर भी आ रही है, जहां कोरोना की रफ्तार तो धीमी पड़ रही है लेकिन मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को महाराष्ट्र में 51,880 नए केसेस सामने आए, लेकिन इस दौरान 891 मरीजों की जान चली गई। कोरोना के नए मामले मंगलवार को आने के बाद महाराष्ट्र में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 6,41,910 हो गई है। महाराष्ट्र में सबसे बुरे हालात नागपुर के हैं। यहाँ 24 घंटे के भीतर कोरोना के 4,303 नए मामले आए, वहीं 107 मरीजों की मौत हो गई। मरीजों के बढ़ते मौत के इसी आंकड़े ने चिंता बढ़ा रखी है।
इस बीच मंगलवार को मुंबई में भी कोरोना के 2554 नए मामले आए, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 62 लोगों की जान गई। इस दौरान 5240 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इसके बाद मुंबई में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 51,380 हो गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक राज्य के 15 जिलों में संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की घटती संख्या पर खुशी जताई। कहा कि जिन जिलों में अभी भी संक्रमितों की संख्या ज्यादा है, वहां अब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज्यादा जोर दिया जाएगा। साथ ही वहां लॉकडाउन और सख्त किया जाएगा। 12 जिलों में काफी सुधार हुई है, काफी संख्या कम हुई है। 12 जिलों में ये केंद्र शासन ने भी मान्य किया है और करीबन बाकी के जो जिले जिसमें अभी भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो उसमें बेड्स बढ़ाने का काम हो, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने का काम हो, नर्सेस टेक्नीशियंस की संख्या बढ़ाने का काम हो सकता है तो फील्ड ऑफिसर्स, फील्ड हॉस्पिटल्स बढ़ाने का काम हो। ये सब आदेश हमने कलेक्टर्स, कमिश्नर्स को दे रखे हैं। जो आज लॉकडाउन है या जो भी ब्रेक द चेन की जो मुहिम हमारी चल रही है, उसमें और स्ट्रिक्टली किस तरह से हम काम कर सकते हैं, वो काम करने की भी आज के टाइम की जरूरत है। महाराष्ट्र में जारी कोरोना के कहर के बीच आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने कैबिनेट के साथ एक बैठक करेंगे। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे होगी। बैठक में सीएम ठाकरे राज्य में कोरोना के हालात और उससे निपटने के तरीके पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि उद्धव और उनका मंत्रिमंडल वैक्सीन की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से निपटने की चुनौती पर चर्चा करेगा। बता दें कि कोरोना को रोकने के लिए पहले ही पूरे महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगाया जा चुका है। इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहीं। वैक्सीन की कमी से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार डायरेक्टली स्पुतनिक वी वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर से भी चर्चा में है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों जताई नाराजगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही मरीजों की मौत पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होना अपराध है, ये किसी नरसंहार से कम नहीं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस नरसंहार के लिए वो जिम्मेदार हैं जिनकी ऑक्सीजन सप्लाई कराने की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोरोना मरीजों की देखभाल को लेकर दाखिल एक PIL पर सुनवाई कर रहा था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकारी पोर्टल्स पर अस्पतालों में कोविड बेड उपलब्ध दिखाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत में कई अस्पतालों में बेड है ही नहीं। अदालत ने सरकार से पंचायत चुनाव की काउंटिंग के CCTV फुटेज की भी मांग की है। कोर्ट का कहना है कि उन्हें पता चला है कि पंचायत चुनाव की काउंटिंग में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। उधर कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए यूपी सरकार ने 14 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की एक कमेटी गठित की है, जिसमें प्रदेश भर के तमाम बड़े चिकित्सा अधिकारियों को शामिल किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। जिस तरह से अब CCTV फुटेज की भी मांग की गई है पंचायत चुनाव की काउंटिंग के दौरान, कोरोना प्रोटोकॉल्स का वाकई कल उल्लंघन हुआ था। कुछ तस्वीरें हम तक भी पहुंची थी। देखिए, उन्हीं तस्वीरों का संज्ञान लिया है कोर्ट ने और कोर्ट ने इस मामले में फटकार लगाई है सरकार को, क्योंकि सरकार को साफ निर्देश दिया गया था कोर्ट की तरफ से कि अगर काउंटिंग हो रही है, पंचायत चुनाव हो रहा है, तो कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका सख्ती से पालन किया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उनके पास जानकारी है, उनके पास कुछ फुटेज ऐसे आए हैं जो साबित करने के लिए काफी है कि कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन नहीं हुआ है और कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन हुआ है, न सिर्फ मतगणना के दौरान बल्कि जब पंचायत चुनाव की वोटिंग चल रही थी उसके दौरान भी। और साथ है जो ऑक्सीजन को लेकर के नाराजगी जताई है कोर्ट ने, उसमें यह भी कहा है कि इस पूरे मामले को जिसमें लोगों की मौत हुई है ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, उसको एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा और उन लोगों को जिम्मेदार माना जाएगा जो दरअसल ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये अपने आप में बेहद सख्त और बेहद तल्ख टिप्पणी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की और इसको उम्मीद जताते हुए कोर्ट ने उम्मीद की है कि 7 तारीख को जब हम दोबारा इस मामले की सुनवाई करेंगे PIL की, तो आप सभी उपायों के साथ, सभी इंतजामों के साथ और उन CCTV फुटेज के साथ मौजूद रहेंगे जो हमने दरअसल रिक्वेस्ट की है। हमने बोला है कि उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि कोर्ट का जो रुख है वो बेहद ज्यादा सख्त है। ज्योति, बिल्कुल, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसीलिए न सिर्फ फुटेजेस की मांग की है कि कहां-कहां कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन हुआ, साथ ही अस्पतालों से लेकर सरकार तक को हिदायत दी है कि ऑक्सीजन की कमी से लेकर बेड्स के खाली होने को लेकर पेश किए जा रहे गलत डेटा पर काम किया जाए, वेबसाइट्स पर इसे अपडेट किया जाए। शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखिए देश में ऑक्सीजन हंट 10 शहरों में कैसे लगी 24 घंटे की इमरजेंसी।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।